हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा चैनल का नाम है CS स्टडी BC। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बीकॉम फाइनल ईयर रेगुलर हो चाहे प्राइवेट, उसकी मैं तैयारी करा रहा हूँ कॉरपोरेट अकाउंट की। ठीक है भाई, जो आपका निगमित लेखांकन है कॉरपोरेट अकाउंट, उसकी मैं तैयारी करा रहा हूँ। नोट्स बना रखे हैं, थ्योरी है पहले, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके। ठीक है भाई, तो 2 वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है कॉरपोरेट अकाउंट की, ये तीसरी वीडियो है। तो इसमें आगे के नोट्स की तैयारी में आपकी यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है भाई, बात करते हैं भाई आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए कि वैधानिक कंपनी क्या होती है, ऑथोराइज कंपनी। ठीक है भाई, ऑथोराइज कंपनी क्या होती है, जिनको हम वैधानिक कंपनी बोलते हैं। अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। वैधानिक कंपनी वह कंपनी होती है, वैधानिक कंपनी वह कंपनी होती है जो किसी विशेष विधान यानी कि लोकसभा के विशेष अधिनियम द्वारा की जाती है। उसको क्या बोलते हैं, वैधानिक कंपनी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, वैधानिक कंपनी कहते हैं। जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक जो है लोकसभा के विशेष अधिनियम द्वारा पास है, इसको हम वैधानिक कंपनी बोलते हैं। जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम, ठीक है भाई, ये भी एक हमारी क्या है, वैधानिक कंपनी है, क्योंकि ये लोकसभा में पारित है। लोकसभा के नियम के अकॉर्डिंग इनमें विशेष वो है। तो इसलिए जो भारतीय उपक्रम होते हैं, ठीक, केंद्र सरकार के उपक्रम होते हैं, अंडर में काम करते हैं, बिल्कुल ठीक, उनको वैधानिक कंपनी बोलते हैं। क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो बैंकों का बैंक है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ यानी कि क्या ग्रोथ हो रही है, रुपया कितना चल रहा है, डॉलर कितना चल रहा है, महंगाई जो दर है वो कितनी है, वो कितनी रहेगी, वो सारे अनुमान जो लगाती है वो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाया जाता है। और भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि इसमें कितना इन्वेस्ट हुआ है, मतलब किस व्यक्ति का कहाँ कैसे वो करना है जीवन बीमा निगम के द्वारा। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, दोनों जो ये कंपनी है आपकी, भारतीय आपका रिजर्व बैंक, ठीक भाई, और आपकी भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय रिजर्व बैंक, ये दोनों क्या है, आपकी वैधानिक कंपनी है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं कि अंश पूंजी के प्रकार, यानी कि जो अंश यानी कि जो शेयर्स कैपिटल है वो कितने टाइप्स की है। ठीक है भाई, तो देखते हैं भाई। कंपनी अधिनियम की धारा 43 के अनुसार अंश पूंजी कंपनी 2 प्रकार की होती है। कितनी होती है भाई अंश पूंजी, वो होती है आपकी 2 प्रकार की। कितनी, 2 प्रकार की पूंजी होती है। कौन कौन सी, पहले नंबर पे है समता अंश पूंजी यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल, और दूसरे नंबर पे पूर्वाधिकारी अंश पूंजी यानी कि प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल। ठीक, 2 प्रकार की पूंजी होती है आपकी। कितनी, 2 प्रकार की। एक तो समता अंश पूंजी और एक पूर्वाधिकार पूंजी। बात करते हैं कंपनी की अंश पूंजी। ठीक भाई, कंपनी की जो अंश पूंजी है उसमें पहला पॉइंट आता है अधिकृत पूंजी यानी कि ऑथोराइज कैपिटल। ठीक, और ऑथोराइज कैपिटल में वो पूंजी ली जाती है जो कंपनी अपनी पूंजी से कंपनी को स्टार्ट करती है। जैसे अतिरिक्त पूंजी कंपनी की रजिस्टर पूंजी होती है, इससे पंजीकृत पूंजी या नाम्य पूंजी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, नामिमीय पूंजी भी बोलते हैं। ठीक, अधिकृत पूंजी को यानी कि ऑथोराइज कैपिटल को जो कंपनी अधिनियम के अकॉर्डिंग किसी कंपनी को नई कंपनी को चलाने के लिए एक पूंजी को रजिस्टर करानी पड़ती है कि भाई हम अपनी कंपनी को 5 लाख से स्टार्ट कर रहे हैं, या 10 लाख से स्टार्ट कर रहे हैं, या 1 करोड़ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसको बोलते हैं हम अधिकृत पूंजी, क्योंकि वो पूंजी रजिस्टर होगी कहाँ से, कंपनी अधिनियम के यानी कि केंद्र सरकार के पास। ठीक है भाई, नेक्स्ट टॉपिक है आपका अतिरिक्त पूंजी कंपनी के पार्षद नियम में लिखी होती है। कहाँ से लिखी होती है भाई, कंपनी की जो अतिरिक्त पूंजी है वो पार्षद सीमा नियम में लिखी होती है। आपको बता दूं ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है कि अतिरिक्त पूंजी को अतिरिक्त पूंजी कंपनी के किस नियम में लिखी होती है, तो वो लिखी होती है पार्षद सीमा नियम में। ठीक है भाई, नेक्स्ट टॉपिक है इसी के अंदर
कंपनी इस राशि से अधिक अपने अंश निर्गमित नहीं कर सकती। यानी कि जो आपकी अतिरिक्त पूंजी है, ऑथोराइज कैपिटल है, उससे अधिक अंश निर्गमित नहीं कर सकती, कम कर सकती है, अधिक नहीं कर सकती। ठीक, पूरे भी अंश निर्गमित नहीं कर सकती। ठीक है भाई। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें फिर, इस राशि को आर्थिक चिट्ठे के योग में शामिल नहीं किया जाता। ठीक है भाई। जब हम ऑथोराइज कैपिटल लिखते हैं, यानी कि देखो ये हमने बैलेंस शीट बना दी, क्या बना दी, बैलेंस शीट का प्रारूप बना दिया। ठीक है, ये हिस्सा आपका लेफ्टिस का और ये हिस्सा आपका एसिस्ट का। शुरू का कॉलम डाला होता है ऑथोराइज कैपिटल। तो ऑथोराइज कैपिटल के अंदर जो पूंजी रजिस्टर में मतलब शामिल होती है, यानी केंद्र सरकार में हम रजिस्टर कराते हैं, तो मान ली सपोज करो हमने 5 लाख पूंजी को रजिस्टर कराया, तो उस पूंजी का योग हम कैपिटल के योग में नहीं करते, बस उसके नीचे हम बराबर का मतलब लाइन खींच करके छोड़ देते हैं। इसलिए बैलेंस शीट में इस राशि का योग नहीं लिखा जाता। ठीक है भाई, क्योंकि आर्थिक चिट्ठे में इसके नीचे लाइन खींच देते हैं। ठीक है भाई, क्या कर देते हैं, लाइन खींच देते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत इजीली से आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं, जिससे आपको ज़्यादा ना पढ़ना पड़े और आपको जल्दी समझ में आ जाए जो ये नोट्स मैंने बना रखे हैं। ठीक है भाई, तो आप वीडियो को रोक करके आप इन नोट्स को तैयार कर सकते हैं। अगर आपने कोई अभी तक नोट्स नहीं खरीदे हैं तो नोट्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने ये नोट्स तैयार कर रखे हैं, तो आप इन नोट्स को आप अपनी कॉपी पर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इस कॉपी के लिए आप एक अलग से नोट्स बना लो ये और लिख कर अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि भाई फरवरी के एंड में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, मार्च अप्रैल 2 महीने आपके एग्ज़ाम चलेंगे। ठीक है भाई, रेगुलर स्टूडेंट हो या प्राइवेट स्टूडेंट हो। अब बात करते हैं सार्वजनिक कंपनी। ठीक है भाई, कि सार्वजनिक कंपनी क्या होती है, यानी कि पब्लिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 सबसेक्शन 71 के अनुसार, ठीक है भाई, क्या है सार्वजनिक कंपनी। ऑप्शन ए, सार्वजनिक कंपनी एक निजी कंपनी नहीं है। ठीक है भाई, जो आपकी पब्लिक कंपनी होती है ये एक प्राइवेट कंपनी नहीं होती है, यानी कि निजी कंपनी नहीं होती है। ठीक है। ऑप्शन बी, सार्वजनिक कंपनी में इसकी न्यूनतम प्रदत्त अंश पूंजी 5 लाख तक हो सकती है। ठीक है, जो सार्वजनिक कंपनी है न्यूनतम 5 लाख से स्टार्ट होती है, इससे नीचे स्टार्ट हम कर नहीं सकते। ठीक है, ना गवर्नमेंट की इजाज़त है। 5 लाख या 5 लाख से अधिक पूंजी लगा करके सार्वजनिक कंपनी को हम स्टार्ट कर सकते हैं। ऑप्शन सी, एक सार्वजनिक कंपनी की सहायक कंपनी भी इस अधिनियम के अंतर्गत ही सार्वजनिक कंपनी मानी जाएगी। ठीक है भाई, जो सार्वजनिक कंपनी की सहायक कंपनी होती है उसको भी हम सार्वजनिक कंपनी ही मानेंगे। ऑप्शन डी, यानी कि डी पॉइंट, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 3 सबसेक्शन फर्स्ट उस सबसेक्शन बी के अनुसार एक सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए भाई, वो होनी चाहिए आपकी 7। ठीक, और सार्वजनिक कंपनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या की कोई सीमा नहीं है। ठीक है भाई, अब आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दूं, अगर निजी कंपनी की बात करें तो निजी कंपनी में कम से कम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी 2। और कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या किसमें, निजी कंपनी में, वो होनी चाहिए आपकी 200। ठीक, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए भाई आपकी 7। ठीक, और कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार सार्वजनिक कंपनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या कोई सीमा नहीं है, ना तो 1956 के अनुसार थी और ना ही मतलब 2013 के अनुसार, कोई सीमा इसमें नहीं है आपकी। ठीक है भाई, किस कंपनी के लिमिटेड शब्द का प्रयोग कर सकते हैं।
ठीक भाई। सार्वजनिक कंपनी में लिमिटेड शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं, जिसको हम गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। सरकारी कंपनी, तो सरकारी कंपनी है क्या, सरकारी कंपनी के बारे में भी जान लेते हैं भाई। सरकारी कंपनी वह कंपनी है जिसमें केंद्र सरकार का न्यूनतम कितना भाई, केंद्र सरकार का न्यूनतम 51% यानी कि 51% की हिस्सेदारी होती है, उसे हम सरकारी कंपनी कहते हैं। यानी कि 100 में से आपकी 51% यानी कि गवर्नमेंट की हिस्सेदारी हो, अब बाकी 59% किसकी हिस्सेदारी हो, खुद की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सरकारी कंपनी बोलते हैं। ठीक है भाई। क्योंकि क्वेश्चन 13 तो मैंने आपके करा दिए थे भाई इसमें ऑब्जेक्टिव। अब क्वेश्चन नंबर आपके मैंने लिए है इसमें, आपके कौन सा है भाई, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक भाई। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, अब इसकी डिटेल्स हम बात करते हैं। एक कंपनी ने 10 रुपये वाले 100 समता अंशों को, जिन पर 4 रुपये की अंतिम याचना का भुगतान नहीं किया था, जब्त कर लिए। इन अंशों को कंपनी न्यूनतम कितने रुपये पर की दर से पुनः निर्मित कर सकती है। ठीक है भाई, कितने रुपये पर इसको कर सकती है। तो भाई आपको मैं बता दूँ, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, 4 रुपये पर। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है भाई, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका हर साल क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल याद कर लो, रट लो, कैसे भी कर लो, इसका आंसर आपका हो जाएगा 4 पे। कितना हो जाएगा, 4 पे हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने अलग से ले रखे, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनकी अलग से एक सीरीज बना करके मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है भाई, तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए पहले आप ये समझ लो कि कैसे है। क्वेश्चन नंबर 15, पार्षद सीमा नियम। ठीक है भाई, पार्षद सीमा नियम क्या है। ऑप्शन ए कंपनी के आंतरिक नियम है, ऑप्शन बी संचालक मंडल के लिए दिशा निर्देश है, ऑप्शन सी कंपनी तथा संचालक मंडल के मध्य अनुबंध है, और ऑप्शन डी कंपनी का चार्टर है। ठीक है भाई, तो इसमें आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कंपनी का चार्टर। ठीक है भाई, पार्षद सीमा नियम जो है कंपनी का चार्टर है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंपनी के वित्त का स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। समता अंश पूंजी, ऑप्शन बी पूर्वाधिकार अंश पूंजी, ऑप्शन सी स्थानीय संपत्ति, ऑप्शन डी ऋण पत्र। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, स्थायी संपत्ति। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 17, अभिदत्त पूंजी और याचित पूंजी में अंतर कहलाता है। इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी, 2023 में जब आपका एग्ज़ाम होगा कॉरपोरेट अकाउंट का, तो ये क्वेश्चन आपको धरा मिलेगा एज इट इज। ठीक भाई, अब इसका आंसर देख लेते हैं, पहले ऑप्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए अवशिष्ट याचना, ऑप्शन बी अग्रिम याचना, ऑप्शन सी अयाचित पूंजी, और ऑप्शन डी प्रदत्त पूंजी। क्वेश्चन नंबर 17 का जो इसमें आंसर हो जाएगा अयाचित पूंजी, यानी कि अनकॉल्ड कैपिटल। ठीक है भाई, तो इसका आंसर हो जाता अयाचित पूंजी, यानी कि अभिदित पूंजी और याचित पूंजी में जो अंतर होता है वो होता है अयाचित पूंजी का। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 18, सारणी ए के अनुसार अंशों की बकाया राशि पर ब्याज लगाया जाता है। ठीक भाई, तो कितने परसेंट लगाया जाता है। ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 6%, ऑप्शन सी 12%, ऑप्शन डी 18%। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई आपका ए, 5%। ठीक है भाई।
क्वेश्चन नंबर 19, कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार अंशों के आवेदन के लिए न्यूनतम आवेदन राशि, अंशों का अंकित मूल्य क्या है, यानी कि फेस वैल्यू। ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 20% और ऑप्शन डी 25%। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। ठीक है भाई, 25%। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सी कंपनी की एक विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए गैर समामेली संस्था, ऑप्शन बी कृत्रिम व्यक्तित्व, ऑप्शन सी शाश्वत उत्तराधिकारी और ऑप्शन डी पृथक वैधानिक अस्तित्व। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है भाई, गैर समामेली संस्था। तो भाई ये आपके कुछ थ्योरी थी, इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन मैंने 2 वीडियो में डाल दी है थ्योरी। धीरे धीरे आपके लिए वीडियो अपलोड होती रहेगी, नोट्स बनाते रहो। ठीक है भाई, और मैं आखिर में जब एग्ज़ाम के टाइम पर आपकी मैराथन क्लास ज़रूर चलाऊँगा। ठीक है, तो आपसे यही गुजारिश है कि बस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार।